पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे ऑर्गन के द्वारा जेचरी के हेलमेट को छीन लिया जाता है, जिससे कि जेचरी की आंखों में चोट लग जाती है। इसके बाद जेचरी अपनी आंखों की पट्टियों को खोलने लगता है तो सभी कहता है मुझे आश्चर्य है कि ऑर्गन क्या सोच रहा है। मैं श्योर हूं कि थोड़ा सा प्रोग्रेस करना और फिर पीछे हट जाना, जैसे कि वहाँ कह रहे हैं, बहुत थका देने वाला है। इसमें रॉबर्ट कहता है अर्नो से भी कोई भी जवाब नहीं आया, ऐसा लगता है कि हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो जेचरी कहता है मुझे लगता है कि जानकारी को दबाया जा रहा है, मैं श्योर हूँ कि इसके पीछे सेकंड प्रिंस का हाथ है। तो रॉबर्ट कहता है यहाँ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि आपने कहा था। इसमें मैक्सी बुक बंद करते हुए कहता है वहाँ शायद तुम्हें तुम्हारे पैरों से बांधना चाहता है काउंट। मेरा मानना है कि वो इस तरह से एक्टिंग कर रहा है, उम्मीद है कि आपने सुना है होगा वहाँ ऑर्गन के साथ कांटेक्ट कर रहा है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेमरन नाइट सेकंड प्रिंस को नष्ट करता है या नहीं, क्योंकि वो ऑर्गन के साथ मिले हुए हैं। आप इस टाइम अपने पोस्टी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वहाँ सेवरन सोल्जरों का कमांड संभाल रहा है। अगर शायद ऑर्गन ने आपका हेलमेट वापस पा लिया तो सेकंड प्रिंस इसका यूज झूठ बोलने के लिए कर सकता है, जैसे कि काउंट ऑर्नो आपका एनी डेथ हो गया है, काउंट ऑर्नो के साथ कुछ तो होने वाला है। यहाँ सुन जेचरी परेशानी से कहता है कान दोबे, यदि आप मेरी जगह होते तो आप क्या करना पसंद करेंगे। इसमें मैक्सी बोलता है मैं सब कुछ छोड़कर कैथलीन के पास भागूंगा। राष्ट्र की बर्बादी को बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम केवल दोबे फैमिली और मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ऐसे करने वाले व्यक्ति नहीं है काउंट। हालांकि आप भी अपनी वाइफ से मेरी तरह ही प्यार करते हैं, आप सेबरन से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि उनकी रक्षा करना चाहते हैं। यहाँ सुन से भी चुप हो जाते हैं। फिर रॉबर्ट जेचरी की आंखों में पट्टी बांधने लगता है तो जेचरी कहता है आप मेरे बारे में बहुत अधिक सोचते हैं काउंट दोबे, और अगर मेरे बस में होता मैं हर चीज को किनारे कर देता और तुरंत ऑर्नो में वापस चले जाता। फिर इवन अपनी स्टोरी कहती है मैजेस्टी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। हालांकि वो अपने आर्मी को पीछे छोड़कर मैडम के पास लौटने के लिए अनेबल थे। इस तरह से यहाँ स्वाभाविक था कि मैजेस्टी बहुत ही परेशान होने लगे और इसी तरह यहाँ स्थिति आज तक पहुँच चुकी है। फिर हम ऑर्नो में देखते हैं विस्काउंट अपनी आर्मियों को लेकर ऑर्नो पे हमला करने के लिए आता है। उनको देख एक नाइट कहता है सुनो सर गैस्पर को रिपोर्ट करो। फिर विस्काउंट चिल्लाते हुए कहता है प्रियंका ऑर्नो की वाइफ और गैस्पर नाइट, हम आपके सेकंड प्रिंस के विरुद्ध आपके अपराधों की दोषी मानते हैं। उन्हें देख प्रियंका मेरी मन करती है तो वो आ गया सेकंड प्रिंस। फिर इवन कहती है मैं तुम्हें बताऊंगी कि कुछ समय पहले क्या हुआ। मेरा मतलब है कि इससे पहले सेकंड प्रिंस अपने आर्मी के साथ ऑर्गन कैसल पर हमला करने आए। फिर हम उस सीन में देखते हैं जहाँ पे प्रियंका घोड़े पे ही बेहोश हो गई थी और सर गैस्पर ने उसे बचाया था। गैस्पर घोड़े से प्रियंका को उतारने लगता है तो सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं क्या हो रहा है, वहाँ क्या हुआ है। जिसे सुनी वो चिल्लाती हुई आती है और कहती है मैडम आपको क्या हुआ है सर गैस्पर। तो गैस्पर बोलता है एक बार जब हम अंदर चल जाए तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फिर वहाँ पे भीषण आता है और कहता है सर गैस्पर। तो गैस्पर बोलता है सर बटलर प्लीज लोगों को गेट बनने का आदेश दीजिए। इसी मोमेंट से ऑर्नो कैसल की घेराबंदी के लिए तैयार हो जाए। एक जेट यहाँ एक प्रकार का युद्ध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के महल में आक्रमण कर उसे हड़पने का प्रयास करता है। युद्ध में जाने से पहले जेचरी ने सभी सिटीजनों को महल में पहले ही बुला लिया था। लोगों को पहले ही महल में ले जाया गया और पर्याप्त मात्रा में राशन में जमा कर लिया गया। लेकिन सर्दियों के कारण यहाँ सूखा पड़ा था, फिर भी खाई में पानी भरा हुआ था और नौसेना जेचरी के जाते ही घेराबंदी की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी, क्योंकि घेराबंदी भी रियली में एक प्रकार का युद्ध है जिसमें जो शायद सबसे लंबे टाइम तक टिकता है उसे लाभ होता है। जेचरी ने यह सुनिश्चित किया है कि जब तक वहाँ वापस न आ जाए हम टिके रहे। गैस्पर के कहते हैं गेटों को बंद किया जाता है जिससे देख लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं क्या हो रहा है। फिर एक लेडी कहती है जैसे मैडम बेहोश होकर वापस आई वहाँ घेराबंदी कर दी गई। फिर एक पर्सन कहता है और उनके बालों को क्या हुआ है, क्या उनके बाल एक लेडी के सम्मान का प्रतीक नहीं होता है। फिर एक लेडी कहती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ऐसा ही हो। एक गरीब घर की लेडी जो अपने बालों को काटने और बचने से पहले लगभग 2-3 साल उसे बढ़ाती है। हालांकि मैं श्योर हूँ कि यहाँ कुलीन लेडी जैसे कि मैडम बचपन से ही अपने बालों को बढ़ाती रही होगी। दुनिया में किसने उसके बालों को इस तरह से काट दिए। फिर वहाँ पे फिजिशियन आता है और प्रियंका की जांच करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो जाने लगता है सभी सिटीजन उसे घेर लेते और कहते हैं तुम फिजिशियन हो है ना, तो मैडम के साथ क्या हुआ है, मैडम कैसी है, क्या उन्हें होश आ गया है, क्या वो अपने घोड़े से गिर गई थी, क्या उनके बालों के अलावा सब कुछ ठीक है। यहाँ सुन फिजिशियन घबराने लगता है और कहता है रुको एक एक करके धीरे धीरे। वेल इस जानकारी के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है और फिजिशियन अपनी कहानी सुनाने लगता है। फिर वो कहती है लोग फिजिशियन की बातों को सुनकर शॉक्ड हो गए थे।
सेकंड प्रिंस ने स्टेट को हराने के लिए मैडम के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया और उसने अपने पूरी ताकत से स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला किया। फिर सेकंड प्रिंस से चुंगल से बचने के लिए मैडम ने अपने बालों को काट दिए। वहाँ खैर सभी लोगों को यही महसूस हुआ कि उनको सेकंड प्रिंस के खिलाफ जाना है। फिर हम पहले सीन में देखते हैं जहाँ बिग बियांका को सरेंडर करने के लिए कहता है। यहाँ सुन बियांका पिसन से कहते हैं, पिसन क्या आप सभी को कोर्टयार्ड में इकट्ठा कर सकते हैं? फिर सभी कोर्टयार्ड में आ जाते हैं तो बियांका उनसे कहती है, मैं इसी मूवमेंट से चाहती हूँ कि ऑर्नो के सभी लोग सेकंड प्रिंस के खिलाफ विद्रोह कर दे। भले ही हम घेराबंदी के दौरान अच्छी तरह से टिके रहे, यदि सेवन सेकंड प्रिंस की हेल्प करेगा तो ऑर्नो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। तो आज से जो लोग स्टेट को छोड़कर जाना चाहते हैं वो अभी जा सकते हैं। अगर लगभग आप 10 दिन तक पूर्वी की जंगल की ओर चले, आपको एक ऐसी फैमिली मिलेगी जिसके साथ ब्लेसपोर्ट की फैमिली जुड़ा हुआ है। मैंने बटलर से इंट्रोड्यूस लेटर लिखने के लिए कहा है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो इसे ले जा सकते हैं। फिर भीड़ में से एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज थोड़ा समझदारी से बात करें। क्या आप सोचते हैं कि हम सिर्फ इसलिए संपत्ति को छोड़ देंगे क्योंकि एक महान व्यक्ति जो 10 साल से भी कम टाइम तक यहाँ पे रह रहा है उसने ऐसा करने के लिए कहा है? ऐसा लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं। हमने यही अपने बच्चों को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया और अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए हमें जितनी बार जरूरत होगी हम उतनी बार विद्रोह करेंगे। उस पर्सन का साइड लेते हुए और एक पर्सन बोलता है, यहाँ सही है और न हमारी मातृभूमि है। फिर से भी चिल्लाते हुए कहते, रियली में केवल कुलीन लोग ही गर्व की भावना रखने वाले नहीं है। हम आपके साथ मिलकर हमारे स्टेट की रक्षा करेंगे मैडम, यहाँ सही है। तो बियांका कहती है, हालांकि ऑर्नो के पास इतनी महान शक्तिशाली लॉर्ड नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर सके। जेचरी वहाँ मैजेस्टी और फिर बियांका रोने लग जाती है। तो एक लेडी बोलती है, मैडम पहले काउंट के जैसे एक्सीलेंट और पावरफुल लॉर्ड होना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन हमारे पास एक ऐसे लॉर्ड है जो भागना नहीं चाहता और उनके पास पावर न होने पर भी स्टेट की रक्षा करना चाहते हैं। फिर एक पर्सन बोलता है, ऑर्नो के लोगों के रूप में हमारा यहाँ गौरव और ड्यूटी है आपकी और आपके उत्तराधिकारी की मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। यहाँ सुन बियांका और ज्यादा रोने लग जाती है, उसके साथ सभी लोग भी रोने लग जाते हैं। इसके बाद बिग फिर से चिल्लाते हुए कहता है, नोटिस बियांका द ऑर्नो और गेस्पर उन दोनों लोगों को हमें सौंप दो और महल की चाबी को भी सौंप दो। यहाँ सुन जेकब आगे आता है और बिग से कहता है, चलो अब वापस चलते हैं विस्काउंट विग। अब जब उन्होंने हमारे नाइट को देख लिया है तो वो जल्दी ही महल के गेट को खोल देंगे। उसी टाइम बियांका सामने आती है, उसे देख जेकब कहता है, बियांका को देख फिर बिग बोलता है, क्या आप सरेंडर करेंगी मेरी भाभी? अगर आप और सरकस पर मैजेस्टी के सामने घुटने टेकेंगे तब हम आप सभी को सुरक्षित छोड़ने का वादा करेंगे। मैं जेचर की जगह पर ऑर्नो का शासन करूंगा इसलिए। तो बियांका अपने मिडिल फिंगर दिखाती हुए कहती है, ऑर्नो यही रहेगा सेकंड प्रिंस के डिफेंस में। अगर तुम कर सकते हो तो अंदर आने की कोशिश करो तुम बास्टर। बियांका को ऐसे करते हुए देख सभी चौंक जाते हैं और विसेंट कहता है, मैडम आपने इतने असील व्यवहार कैसे सीखा? फिर बिग चिल्लाते हुए कहता है, मैंने अपने पूरी लाइफ में ऐसी पागल लेडी कभी नहीं देखी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मैजेस्टी को इस तरह से अपमान करने की? उसे इस तरह से देख फिर जेकब जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, चलो वापस चलते हैं विस्काउंट विग। शायद वह नहीं जानती कि एक व्यक्ति इससे भी अधिक इच्छाओं से भरा होता है जब उसकी उंगलियों के बीच में से कुछ फिसल जाता है। इसके बाद हम लाहौर में डेवो फैमिली के प्राइवेट रेजिडेंट को देखते हैं। प्रिंसेस ऑर्डो उनके रेजिडेंट में आती है और इसके साथ चाय पीते हुए कहते हैं, क्या आपके स्टेट पर रुकने के तुरंत ही बाद ही वापस लौटना थकाऊ नहीं है कैथिल? तो कैथिल कहते हैं, यहाँ ठीक है योर हाइनेस, मैक्सी यानी मेरे हस्बैंड ने ही हंगामा मचाया। उसने कहा कि वो युद्ध में नहीं जा सकता क्योंकि वो मुझे स्टेट में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इस पे ऑर्डो कहती है, ओ माय वह एक आइडियल हस्बैंड है। सेवन के वाइफ खुश होंगे यदि हस्बैंड काउंट डॉबे की तुलना में अधिक चौकस हो। क्या ऐसा नहीं है? आप परेशान लग रही है कैथिल। एक ऐसी लेडी के लिए जिसे युद्ध के बारे में एक औसत खबर भी नहीं मिली, आप बहुत ही शांत लग रही है। तो कैथिल कहते हैं, ईमानदारी से कहो तो हाइनेस, मैंने रियली में इस मामले को जानने के कारण ही आपको यहाँ आने का रिक्वेस्ट किया था। मैं पर्सनली आपसे मिलने नहीं गई, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बताया था कि लाहौर के कैसल में बहुत सारे आंखें और कान हैं। फिर कैथिल एक लेटर दिखाती है जिसे देख ऑर्डो कहती है, तो आप एक मॉन्क के जरिए लेटर को प्राप्त कर रहे हैं। तो कैथिल कहती है, हाँ, हालांकि यहाँ कहना अच्छा होगा कि मैं केवल सूचना को प्राप्त कर रही हूँ। लेटर खतरनाक हो सकते हैं इसलिए यहाँ मैक्सी के लिए मुझे बताने का एक तरीका है कि बहुत सुरक्षित है। मैं जानती हूँ कि सेवन के नाइट बिल्कुल ठीक है। इस पे ऑर्डो कहती है, मैं जानती थी कि आपके हस्बैंड बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन मेरा अंदाजा नहीं था कि वहाँ एक मॉन्क का यूज करेंगे। तो कैथिल कहती है, लेकिन कल मेरे हस्बैंड का लिखा हुआ एक लेटर आया। लेस प्रोटेक्ट कैसा है? फिर ऑर्डो कहती है, लेस क्या यहाँ एक पहेली है? तो कैथिल कहती है, युद्ध में रवाना होने से पहले मेरे हस्बैंड ने लेस प्रोटेक्ट के बारे में प्रियंका से बात की थी। मैं श्योर हूँ कि इसी कारण से उन्होंने लेस प्रोटेक्शन के बारे में लेटर भेजा था। इस सारी अराजकताओं के बीच जब कोई भी कुलीन युद्ध में भाग नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि
यहाँ सुन ऑर्नो मनी मन कहती है इसका मतलब शायद ऑर्नो में कुछ हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में सेकंड पेज हाउस में दिखाई नहीं दे रहे हैं और काउंट डेवो का मैसेज यहाँ ऑर्नो खतरे में हो सकता है। अगर बाय चांस उसका डेस्टिनेशन ऑर्नो है तो उसका गोल क्लियर है। फिर वो सेलेन से कहते हैं सेलेन, तो सेलेन कहते हैं यस योर हाइनेस। तो ऑर्नो कहते हैं आपके फादर जो अभी स्टेट में रहते हैं वहाँ कैसे है। इस पर सेलेन कहती है माफ करना मैं श्योर नहीं हूँ, काफी टाइम हो गया है हमने एक दूसरे को लेटर लिखे हुए। तो ऑटो कहती है ओह गुड, मैं तुम्हें छुट्टियां दूंगी तो फिर तुम अपने फादर से मिलके क्यों नहीं आती। तो सेलेन कहती है माफ करना। फिर ऑटो कहती है रुको, ब्लेसफोर्ड स्टेट काउंटी के रास्ते में है ना। ओ माय, फिर आप ऑर्नो स्टेट से भी गुजरेंगे है ना। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं जेचरी मैक्सी से कहता है मैसेज को भेजने के लिए एक मोंग का यूज करना यहाँ एक अच्छा आइडिया था। यहाँ आपके मन में कैसा आया था। मैक्सी बोलता है यहाँ एक तरीका है जो मैंने सोचा था, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। राजधानी में पृष्ठों का मानना है कि गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना यहाँ एक पुण्य है। पृष्ठ थोड़े से श्रम के बदले में यात्रियों के लिए खाना और उनके आवास की अरेंजमेंट करते हैं। मैं श्रम के बदले धन उपलब्ध कराता हूँ और आवास और भोजन के बदले सूचना को प्राप्त करता हूँ, स्पेशली इसलिए क्योंकि यात्री के पास बहुत सारी अच्छी जानकारी है। उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए वे खुशी खुशी मुझे जानकारी देते हैं। आप देखिए इसमें बहुत सारा पैसा है। तो जेचरी कहता है कितना इनक्रेडिबल, आपने इसके बारे में कैसे सोचा। तो मैक्सी हंसते हुए कहता है हालांकि मुझे लगता है कि आप ज्यादा इनक्रेडिबल है। तो जेचरी कहता है क्या मैं तभी वहाँ पे सोवे आता है और वो कहता है मिलॉर्ड मैं वापस आ गया, मैंने पश्चिम में स्टील ओरेगन के नाइटों के रिकमेंड को सक्सेसफुली हटा दिया है। जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था मैंने उनके सभी युद्ध के घोड़े भी ले लिए हैं। ओरेगन की सबसे बड़ी घुड़सवारी आर्मी इसी गैरिसन में थी, इसलिए मैं श्योर हूं कि ओरेगन के आर्मी ने बहुत ही मनोबल खो दिया है। तो जेचरी कहता है बहुत बढ़िया, सब लास्ट तैयारी पूरी हो गई है। इसमें फिर मैक्सी बोलता है संख्या में इतने कम होने के बावजूद भी युद्ध क्षेत्र में आपका पूर्व नियंत्रण है। शायद यहाँ इसलिए है क्योंकि आपको सेना के कमान को संभालने का एक्सपीरियंस है। तो जेचरी कहता है क्या आप जानते हैं कि वार युद्ध से सिमिलर है, केवल विश्व सनोही जानवर ही जीवित रहने के लिए तीरों से बचते हैं और केवल वो ही लोग अपना शिकार प्राप्त कर सकते हैं जो पीराम सहकर भूख सहने के लिए तैयार होते हैं। मुझे यहाँ रियलाइज तब हुआ जब मैं पहली बार वॉर के लिए निकला था। आपकी डिस्पैरेट और डिटरमाइंड यहाँ तय करती है कि आप चाहे वॉर के मैदान में हो या फिर हंटिंग के मैदान में हो, और मैं इस टाइम जितनी जल्दी हो सके और न लौटने के लिए बेताब हूँ। आप जिस इंटुइशन की बात कर रहे हैं प्रोबेबली डिस्पेरेशन है। और फिर वो मनी मैन कहता है सेकंड प्रिंस वहाँ ऑर्नो पर आक्रमण करेगा, मैं इसी कारण वापस लौटने के लिए बेताब हूँ। भूखा सेकंड प्रिंस जिस चीज को सबसे अधिक शिकार करना चाहता है वहाँ मेरी वाइफ है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को पाने की, उसकी हिम्मत कैसे हुई। और वो कहता है सब इसे प्रत्येक इंच तक रिले करे, कल सुबह ही हम उन पर हमला करेंगे। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं जैकब की आर्मी ऑर्नो पर हमला करती रहती है और वो कहता है लगभग एक हफ्ता हो गया है, आयरन ब्लेड वाले काउंटी के किले से इससे काउंट की उम्मीद नहीं करूंगा। जो लोग इसके अंदर है उन्हें यह बिलीव करना ही होगा कि काउंट मर चुका है, लेकिन वो भी एक कदम पीछे नहीं हट रहे हैं। इस पे विक बोलता है मुझे हैरानी हो रही है कि वो किस बात पर विश्वास कर रहे हैं। उन्हें एक ही महल में रहना पड़ रहा है जहाँ उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। तो जैकब बोलता है जब महल का गेट खुलेगा तब हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे, यहाँ जानते हुए कि वे आसानी से नहीं मानेंगे। फिर हम बियांको को देखते हैं जो कि सपना देखती है एक लॉर्ड उसके हाथों पर एक तलवार दे रहा होता है। इसी टाइम उसकी आंखें खुलती है और वो कहती है यहाँ एक सपना था। फिर बियांका बाहर आती है और सभी लोगों से कहती है गुड मॉर्निंग। तो वहाँ के नाइट बियांको को देख के कहते हैं ओह मैडम गुड मॉर्निंग। फिर बियांका कहती है कल रात कुछ खास हुआ। तो वो नाइट कहते हैं कुछ लोगों ने खाई पार करके महल की दीवारों को चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे जल्दी ही गिर गए, हमने उन पर गर्म पानी डाला, आप देखिए। तो बियांका कहती है मैं देख रही हूँ, अब कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद अंदर आए और गर्म खाना खा के खुद को गर्म करे। ऐसे करती है वो सबके पास जाती है और सबका हालचाल पूछती है। फिर वो नीचे की ओर देखते हैं, एक लेडी चलाते हुए कहते हैं मिस्टर यहाँ पर पर्सन का प्लेट है, हम इस टाइम इसे किचन में और अधिक बना रहे हैं, अगर यहाँ पर्याप्त नहीं है तो इसे बाद में एक और ले लीजिए। तो वो पर्सन बोलता है माफ करना, इतनी ठंड है कि मुझे और भूख लग रही है, बस मुझे एक और दे दो। यहाँ देख बियांका कहती है मैं देख रही हूँ कि हर कोई मेहनत कर रहा है। इस पे उन कहते हैं इस बारे में ज्यादा टेंशन मत लो मैडम, क्योंकि स्टेट और हमारे उत्तराधिकारी की रक्षा करना उनका निर्णय था। इसके अलावा उन पर नजर डालो, ये उन लोगों के चेहरे नहीं है जो पीड़ित है, जो किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए डिटरमाइंड है, वो बहुत ही स्ट्रांग है मैडम। और उसी टाइम स्टोरेज में आग लग जाती है तो सभी चिल्लाते हुए कहते हैं आग आग, वहाँ स्टोरेज पर आग लग गई है, यहाँ हमें आग बुझाने के लिए किसी की जरूरत है, सभी नाइटों को छोड़कर आओ और यहाँ आग बुझाओ। फिर बियांका कहती है नॉर्थ स्टोरेज।
फिर हम उस स्टोरेज में देखते हैं गैस्पर कुछ प्रोडक्ट को बाहर लेके आता है। वहाँ पे बियांका और इवन भी दौड़ते हुए आती है तो बियांका कहती है सर गैस्पर क्या किसी को चोट पहुंची? तो गैस्पर कहता है नहीं मैडम, हालांकि हम भंडार से सब कुछ बाहर नहीं निकाल सके। फिर इवन गैस्पर के पास जाती है और कहती है सर गैस्पर क्या आप ठीक है? फिर गैस्पर बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो बियांका उस स्टोरेज को देखते हुए कहती है सर गैस्पर मुझे जलते हुए तेल की गंध आ रही है। यहाँ आग किसी एक्सीडेंट से नहीं लगी है, फिर जिसने यहाँ आग लगाई वहाँ बाहरी लोगों में से होगा जिन्हें हम बाहर नहीं भेज पाए क्योंकि हम महल की दीवारों को सील कर रहे थे, उन्हें जल्दी से ढूंढो। फिर इवन मन ही मन कहते जिस सस्पेक्ट को हमने पकड़ा हुआ फैब्रिक मर्चेंट था जो महल के दीवारों को सील किए जाने से कुछ दिन पहले ही महल में आया था। फिर वहाँ पर्सन बोलता है मैडम मैं इनोसेंट हूँ, मेरे पास आग लगाने का क्या कारण है? मैं बस ऑर्नो में फैब्रिक बेचने के लिए आया था जैसे मैं महल में करता हूँ। इसमें विसन बोलता है कि आपने ऑर्नो का दौरा किया? फिर वो इवन से कहता है मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ। मिस इवन क्या आप उसे पहचानते हैं? तो इवन बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, आप देखिएगा मैं हमेशा से ही मैडम के फैब्रिक को संभालती हूँ। मैं हर एक फैब्रिक पर्सन से मिली हूँ लेकिन मैंने इस पर्सन को पहले कभी नहीं देखा। फिर भी अंका कहते इसके अलावा ऑर्नो में बहुत ही कम वर्कर है जो फैब्रिक मर्चेंट का काम करते हैं, यहाँ सब सिल्क के कपड़े ही बेचते हैं। फिर वो पर्सन बोलता है वहाँ। तो बियांका कहती है तुम मेरे स्टेट में क्यों आए? फिर बियांका के ऑर्डर से मर्चेंट की गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसमें खाली तेल के डिब्बे और चीप फैब्रिक मिले और इसके साथ ही उसके अंदर ढेर सारे चूहे भी मिले जिसे देख से भी चौंक जाते हैं। और बियांका कहती है चूहे आप जैसे कोई मर्चेंट कोई चूहा लेकर क्यों घूमेगा? क्या आपको मेरे महल में आग लगाने और उन चूहों को छोड़ने का ऑर्डर दिया गया था, वो भी सेकंड प्रिंस जैकब के द्वारा? फिर इवन मन ही मन कहते कुछ साल पहले चूहों ने एक बीमारी फैला दी थी जिससे पूरे सेवन को तबाह कर दिया था। मैडम की नैने जीन उस बीमारी के कारण दुनिया को छोड़ दिया था, इसलिए यहाँ मैडम के लिए अनकंफर्टेबल था कि वो जब भी चूहे को देखती थी वहाँ बीमारी के बारे में सोचती थी। फिर प्रियंका मन ही मन कहती है क्या उसका इरादा आग से सभी को भड़काना था ताकि वहाँ चूहों का यूज करके बीमारी फैला सके? बीमारियाँ सबसे कमजोर लोगों से फैलती है, बच्चे, बुजुर्ग और घायल लोगों से। क्या उस आदमी का इरादा महल के सभी लोगों को मारना था? और वो कहते हैं सर गैस्पर चूहे से छुटकारा पाए ताकि वो बीमारी ना फैलाए और उस आदमी को महल के मैदानों से बाहर फेंक दो। फिर वो पर्सन चलाते हुए कहता है मैडम मैडम प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो मैडम। तो प्रियंका मन ही मन कहती है वो जो चाहता है उसे करने के लिए वह कुछ भी करेगा। वह सेवरन का अधिकार पाने के लिए शत्रु राष्ट्र का यूज करेगा और मुझे पाने के लिए इनोसेंट लोगों को मार डालेगा। ब्लेसफोर्ड नहीं आ सकता क्योंकि उन्हें प्रिंस अल्बर्ट की रक्षा करनी है। हमें पृष्ठ से भी कोई भी खबर नहीं मिली जिन्होंने मेरे संत होने पर तारीफ की थी। यहाँ तक कि अगर मैं प्रिंसेस ऑर्डर से मदद के लिए रिक्वेस्ट करूँ तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि वहाँ मुझे भेजने के लिए कोई आर्मी उपलब्ध कराएगी। और प्रियंका द ऑनो जिन्हें वो अपने मास्टर बनते हैं वो पूरी तरह से इनकम्प्लीट है। ऐसे टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए जेचरी? क्या मुझे सेकंड प्रिंस से बातचीत करने के लिए खुद को जोखिम में डालना चाहिए? क्या मैं उनसे कहूँ कि वो अपने आर्मी को मेरे स्टेट से दूर ले जाए और मेरे लोगों को छोड़ दे? क्या इस बच्चे को पैदा करने के बाद मुझे जेचरी के पास चले जाना चाहिए? नहीं, मैं अपने बच्चे को तूफानी की ओर भेज जाना नहीं दे सकती जैसे कि जेचरी और मैं। तुम बिना फादर के बड़े हो गए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लाड़ प्यार के साथ बड़े हो और तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। मैं यह श्योर करूंगी कि कोई भी आपके बारे में कभी भी बुरी बातें ना बोले, भले ही मुझे मेरे रेस्ट लाइफ में आपके लिए लग्जरी चीजों को खरीदना पड़े। उसी टाइम भाभी बिशन आता है और कहता है मैडम क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो प्रियंका कहती है हाँ अंदर आ जाओ। फिर बिशन अंदर आता है और कहता है मैडम यहाँ निको है जो पर्सनली आपके लिए एक कैंडल लेना चाहता था। इस पे प्रियंका कहती है थैंक यू निको। फिर निको बोलता है मैडम ऑनेस्टली कहूँ तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की मदद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं केवल कैंडल बना रहा हूँ जबकि हर कोई युद्ध के लिए लगा है। मैडम कल से मैं उस स्टोरेज में मदद करना चाहता हूँ जिसमें आग लगी है। मैं माफी चाहता हूँ मैडम, कैंडल बनाना है यहाँ एक पनिशमेंट था लेकिन मैं खुद ही यहाँ काम छोड़ना चाहता हूँ, प्लीज मुझे डांटे। इसमें प्रियंका कहती है ऑफ कोर्स आप ऐसी बातें सोचेंगे क्योंकि हम युद्ध के बीच में हैं, इससे कोई भी हेल्प नहीं की जा सकती तो मैं तुम्हें क्यों डांटूं? फिर प्रियंका उस कैंडल को देखते है जिसमें कि गॉड बना हुआ होता है। यही गॉड प्रियंका के सपने में आई थी। इसे देख प्रियंका तुरंत ही उसे बंद कर देती है। तो निको डरते हुए कहता है मैडम कुछ बात है क्या? तो प्रियंका मन ही मन कहते हैं शॉर्ट को होल्ड किए हुए एक गॉड को देखना सही, यह वही गॉड है जिसे मैंने सपने में देखा था, दुनिया में इसका क्या मतलब है? और वो बिशन से कहती है बिशन हमारे पास और कितनी कैंडलें बची है? तो बिशन बोलता है मैंने बहुत ही तैयारी की थी क्योंकि आपने बताया था कि हम पिछली बार
क्राफ्ट कैंडल बेचना शुरू कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी बची हुई है आपके द्वारा यूज किए जाने वाले को छोड़कर। इसमें प्रियंका कहते हैं कि आप महल के प्रत्येक कोनों पर निको द्वारा बनाई गई कैंडलों को विपरीत करेंगे। और निको, जब मैं आपकी द्वारा बनाई गई यह कैंडल देखती हूँ तो मेरे मन में एक स्टोरी आती है। बहुत टाइम पहले एक मोनेस्टेरी था। विश्वास की शक्तियों के माध्यम से विदेशी आक्रमणों से लड़ने के लिए शस्त्रों को लिखने में बहुत सारा धन और समय लगाया गया था। बाहर के मिडल में जाकर कभी कभी ऐसा लगता था कि इसका कोई भी यूज नहीं है, लेकिन एक दिन वहाँ लोगों को बड़ी ताकत देगा। हालांकि एक टाइम था जब लाहौस के शहर को आपकी कैंडलों के माध्यम से आपकी मदद मिलती थी और वो बनी मन कहती क्योंकि उस टाइम कैंडल के बदौलत ही मैं आसानी से पृष्ठ से मिल सकी। भले ही मेरे पास यहाँ पता लगाने का कोई भी तरीका नहीं है कि क्या उन्होंने जेचरी के पास पवित्र नाइटों को बेचने का ऑर्डर दिया था। और वो कहती है ऐसा लगता है कि उन को एक बार फिर से आपके आर्ट वर्क की जरूरत है, तो क्या आप फिर से इस खूबसूरत कैंडल को बनाना जारी रखेंगे? और सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं, मैं आपसे हमारे लिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम सब युद्ध में थक चुके हैं। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।